Hello and welcome to Synopsis. My name is Krishna. This is lecture for Geography Optional Paper 1 Principles of Geography में जो पार्ट 2 है सेक्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ रहे हैं कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पर्सपेक्टिव के साथ में ये कल्चरल ज्योग्राफी का पार्ट है बेसिकली, और ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का। तो इस टॉपिक को हम आज समझेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि अभी हमने लैंग्वेज और रिलीजन में बात की थी, ये दोनों कल्चर के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अगर हम कल्चरल रीजन सर्च करें तो आपको 22 टाइम्स दिखेगा इस पूरे पीडीएफ में, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखते हैं। तो कल्चरल रीजन के साथ एग्रीकल्चरल रीजन, तो आपको ये तो खैर इग्नोर कर देना है। एग्रीकल्चर भी एक तरह का कल्चर ही है डेफिनेटली, वहीं पे सबसे पहले कल्चर आता है। पेपर 1 में ये सिलेबस में है, पर्सपेक्टिव्स में कल्चरल रीजन। कल्चरल ज्योग्राफी जैसी कोई यूनिट है नहीं पेपर 1 में। पेपर 2 में कल्चरल सेटिंग, ये पूरी कल्चरल ज्योग्राफी है। तो देखो, कल्चर का जो एस्पेक्ट्स है वो आपका एथनिक डाइवर्सिटी के बेस पे हो सकता है, रेशियल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी या कल्चर, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी बेस्ड कल्चर क्या हो सकते हैं, ट्राइबल कल्चर क्या हो सकते हैं, ट्राइबल एरियाज़, तो रिलीजन, डेमोग्राफी, ये सब इन सब के बेस पे कल्चरल रीजन्स बन सकते हैं। कल्चर में एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सब कुछ आता है। जो भी आपकी वे ऑफ लाइफ है उसे हम कल्चर कहते हैं। अगर रीडिफाइंड सिलेबस की बात करें तो इसको पर्सपेक्टिव्स में नहीं रखा है, कल्चरल ज्योग्राफी एक अलग से यूनिट बनाई हुई है, इसमें हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। पेपर 1 में कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड मेनली मैप पॉइंट ऑफ व्यू से है, पेपर 2 में भी मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि इसके क्वेश्चंस बहुत अप्लाइड टाइप के आते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है। एग्रीकल्चर रीजन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो ये क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट नोट लिख दो, मेजर कल्चरल रील्म। मेजर कल्चरल रील्म, तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज डॉक्यूमेंट, तो मेजर कल्चरल रील्म की बात करें तो ये मेजर कल्चरल रील्म है और माइनर कल्चरल रील्म, ये दो हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से, इन व्हाट वे लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशन कैन फॉर्म बेसिस ऑफ कल्चरल रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली माजिद हुसैन की हेडिंग से उठा के पूछा है उन्होंने। माजिद साहब ने खुद एक मैप बनाया, लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशन एज बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर। हालांकि आपको अगर ये नहीं पता, बेसिक आपको पता है कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप ये लिख सकते हो, शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल रीजन, सेम रीजन सेम चीज़ है। रीजन और रील्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे। ऑक्सीडेंटल कल्चरल रील्म, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेंटल कल्चरल रील्म के 6 सब पार्ट भी हैं, तो उनको भी हम समझेंगे। तो जो भी मोरलेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कवर करते हैं। दैन इंडो गैंगेटिक अर्थ, ये जो टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑल्दो रीजन क्या होता है, रील्म क्या होता है, हर्थ क्या होता है। ठीक है, हर्थ मेनली वो होता है जहाँ चूल्हा जलता था। ठीक है, तो इंडो गैंगेटिक अर्थ, तो आप उसको छोटा रीजन, ओरिजिन, प्लेस ऑफ कल्चर मान सकते हो। रीजन और रील्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। रील्म बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं। तो इंडो गैंगेटिक अर्थ वर्ल्ड का रिचेस्ट कल्चरल रील्म है। 7-8 पैरामीटर पे आपको बात करनी है इसमें, वो हम देख ही लेंगे कौन से पैरामीटर से इसी लेक्चर में। कल्चरल रीजन्स मोस्ट सूटेड यूनिट टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ एरिया, डेफिनेटली आप डाइवर्सिटी, मतलब रीजनल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी आपको देखना है, समझना है। रिचार्ड हार्टसॉर्ड ने इसके बारे में, रीजनल ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ काम किया है। और कार्ल ओ सावर या सुअर, इन्होंने काफ़ी काम किया है कल्चरल लैंडस्केप या लैंडशेफ्ट। लैंडशेफ्ट होता है जर्मन लैंग्वेज में रीजन। ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटीज़ आर एट लॉस विद ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी, जो ये क्वेश्चन है वही 2019 का क्वेश्चन है। ग्लोबल कनेक्टिविटी और ग्लोबलाइजेशन कैन ऑफन सबज्यूम फोक कल्चर। तो अगर हम सिलेबस में देखें, लास्ट टॉपिक है पेपर 2 में ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर दिस इज़ पेपर 2, यहाँ पर लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन हमें ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, इसमें माइग्रेशन और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ब्रेकआउट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक की मैं आपको ब्रॉड आउटलाइन बता दूं। ये जो कल्चरल ज्योग्राफी है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसमें हम कार्लोस और रिचार्ड हार्टसॉर्ड, इनमें से कुछ चीज़ें हम लेवल 2 में पढ़ सकते हैं, ऑल्दो नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। यहाँ तक ये पूरे लेवल 3 के टॉपिक्स हैं। कल्चरल रीजन, रील, ये जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इन डेफिनेशंस को देखेंगे। हर एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ और वो इसमें कहीं देख भी लेंगे। देन मेजर एंड माइनर कल्चरल रील ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये 4+2 हैं। तो ये मेनली इस लेक्चर का जो इंग्रेडिएंट है वो है। सिलेबस में अगर आप देखो
तो यहाँ दिखता है ज्योग्राफी ऑप्शनल सिनॉप्सिस SYNGEOG, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप पर काफ़ी सारा कंटेंट होता है, काफ़ी सारा सिनॉप्सिस का फ्री मटेरियल है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गाइड है वो भी इसी में अवेलेबल है सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सुपर 40 इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवन, ये प्लीज़ ध्यान रखो। यहाँ ऑप्शनल्स में जाके आपको फ़िलहाल ज्योग्राफी और जियोलॉजी दिखेंगे, आने वाले टाइम में कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा बेसिक कोर्स और पेड कोर्स। बेसिक कोर्स में मेनली दो चीज़ें हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 इज़ फॉर GS, लेवल 2 बेसिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना तो आपको आना ही चाहिए। ऑल्दो लेवल 2 इज़ सफिशेंट फॉर 300+। मेरे लिए लेवल 2 लमसम, लेवल 2 और लेवल 4, लेवल 3 के टॉपिक्स तो आप तैयार कर रहा हूँ, इससे ही 306 मार्क्स आ गए थे, तो इतना सफिशेंट है। पेड कोर्स अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो, पेड कोर्स की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है वो है एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग, असाइनमेंट्स जो आपको दिए जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की नीड इन जनरल नहीं होती, ऑल्दो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ क्वेरीज़ ये हैं कि लाइक लेवल 3 के कुछ लेक्चर्स मिसिंग हैं, डेफिनेटली दैट इज़ फाइन। लेवल 2 के लेक्चर्स आप कर लो, लेवल 3 के लेक्चर्स आप एक दिन में भी आराम से कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। साथ में लास्ट 20-25 डेज से आई वॉज नॉट वेल, तो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की कंडीशन में नहीं था। सो देखते हैं कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं। सबसे पहले कल्चर समझते हैं। कल्चर में वो सब चीज़ आती है जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, मानव निर्मित इन्वायरमेंट, वातावरण जो भी है, जो आपने बनाया वो कल्चर है। इसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ। एक इंसान का कल्चर नहीं हो सकता, एक इंसान की क्या हो सकती है, हैबिट बोलोगे आप उसको या बिहेवियर बोलोगे। वही हैबिट जब ग्रुप लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती है, सो दैट इज़ नोन एज कल्चर। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप। एक इंडिविजुअल पर्सन के ट्रेड्स को भी आप कल्चर कहोगे, बट कल्चर मतलब संस्कृति, एक आदमी की संस्कृति को हम हैबिट, आदतें कहते हैं। इसमें वो सब कुछ आता है कल्चर में, जो कुछ आप इमेजिन कर सकते हो जो कि इंसान ने बनाया। तो कल्चर आपका कहीं ना कहीं पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच है ह्यूमन की। तो कल्चरल रीज़न की जब बात कार्ल ओ सौर ने, SAUER सावर ने जब की थी, तो उन्होंने फ्रेडरिक रेटजेल का जो डिटर्मिनिज्म वाला फंडा है कि नेचर इज सुप्रीम, उस कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट किया था। कहा था कि ह्यूमन इज सुप्रीम, ह्यूमन कुछ भी कर सकता है और रीज़न, नेचुरल रीज़न जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कल्चरल रीज़न या लैंडशेफ्ट, LANDSCHAFT जर्मन वर्ड है, इसको हम सेपरेट लेक्चर्स या ज्योग्राफी ऑप्शनल में समझ लेंगे। लैंडशेफ्ट कुंडे, LAND, आपको स्पेलिंग लिखनी है तो लिख लो, एक शॉर्ट नोट की तरह लिख सकते हो, LANDSCHAFT, लैंडशेफ्ट KUNDE। कुंडे मतलब होता है साइंस, कुंड बोलो या कुंडे बोलो। तो ये मेनली कार्लो सौर की है। ये कहता है कि जो लैंडस्केप है, चाहे वो मेसो रीजन हो या माइक्रो रीजन हो, सो लैंडस्केप इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सोजेनेटिक, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फोर्सेस। मतलब जो लैंडस्केप है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना। एक तो एक्सोजेनेटिक, मतलब जिसकी बात डेविस और पैंक ने की है। दूसरी हिस्टोरिकल, जिसकी बात मार्क्स ने की है। और तीसरी चीज़ कल्चरल जिसकी बात कार्लो सावर करते हैं। तो कल्चर इनसे मिलके बनता है। तो आपको ये लैंडशेफ्ट कुंडे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जर्मन वर्ड है, जर्मन स्कूल ऑफ रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड ये टर्म है। खैर, कल्चर के जो और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, फूड, आप क्या खाते हो, वेज और नॉन वेज लोग कब खाते हैं, बहुत डीप इम्पैक्ट होता है इस चीज़ पर वहाँ के क्लाइमेट का, ठीक है। अगर कहीं एग्रीकल्चर ज़्यादा है लाइक नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ लोग वेजिटेरियन होंगे। अगर कहीं खाना कम है लाइक नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर में देखो, या फिर आप मेनली इस्लामिक वर्ल्ड में देखो, तो वहाँ फूड बहुत ज़्यादा पैदा होता नहीं है। हालांकि कंट्रेरी टू पॉपुलर परसेप्शन, जो मिडिल ईस्ट रीजन है वहाँ पर दालों की खपत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो बिल्कुल हमेशा डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। क्लॉथ कैसे हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं तो उनके जो कपड़े होते हैं, वो जो पजामा पहनते हैं वो थोड़ा सा ऊपर तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद रेगिस्तानी रीजन में घूमते रहते होंगे, तो दैट्स वाई। हिंदुओं के कपड़े नीचे दिखते हैं। जो रशियन आर्मी है उनको आप देखते होंगे, कतई बिल्कुल ओवर पैक्ड दिखते हैं, ओवरकोट टाइप दिखते हैं। तो फूड, कल्चर, लैंग्वेज कैसी है, गॉड, आपके भगवान क्या हैं, लाइक ओल्ड एज में इंद्रा एक गॉड हुआ करते थे, विष्णु गॉड हुआ करते थे, तो उनके कैसे बने, और साथ में रिलीजियस वैल्यूज़। तो ये सब कुछ कल्चर में आता है। कल्चर के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एक होती है मटेरियल कल्चर, एक होती है नॉन मटेरियल कल्चर, भौतिकतावादी संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति। इसमें ड्रेस, फूड और हाउस होल्ड, जिनको आप टच कर सको, टेंजिबल, ठीक है,
TENGIBLE, टेंजिबल आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ते हैं ना, तो वही टेंजिबल है। और नॉन मेटेरियल कल्चर आप जो सोचते हो, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, आइडियाज़, आइडियल्स, थॉट। आइडिया और आइडियल दो अलग अलग चीज़ें। आइडिया मतलब भाव और आइडियल्स मतलब आदर्श, थॉट, बिलीव, एक्सप्रेशन, जो भी आप सोचो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन कल्चर। तो अगर हम जोग्राफिकल लैंग्वेज में कहें, इसका ट्रांसलेशन ये है, कल्चर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल प्रिज्म। कल्चर को एक टेक्नोलॉजिकल प्रिज्म मानता है ज्योग्राफी, ठीक है, जिसके थ्रू मैन इन्वायरमेंट को देखता है और अडेप्ट करता है, ठीक है। मतलब ये आप हो, दिस इज़ यू, ठीक है, और आपने कल्चर, आपके सामने एक कल्चर है, इस आपके सामने ये धरती है, तो आप धरती में क्या देखोगे? आपको यहाँ पर काऊ दिखती है, ठीक है, आपको यहाँ पर टेम्पल दिखता है, आपको यहाँ पर मॉस्क दिखती है। तो आप अपने कल्चर में इनमें से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करते हो, ये आपका टेक्नोलॉजिकल प्रिज्म है। इसके बेस पर आप मेंटल मैप बनाते हो। मेंटल मैप क्या होता है वो बिहेवियरलिज्म में हम समझ चुके हैं। मेंटल मैप मतलब दुनिया में इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन बीइंग कैसे अपने पास फिल्टर करता है, उस चीज़ को हम मेंटल मैप कहते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर हम किसानों की बात करें, तो एक अगर जाट किसान है तो उसे वो दिखेगा कि हम गन्ना उगा सकें, और अगर कोई सैनी है तो उनको लगेगा कि हम यहाँ पर वेजिटेबल ग्रोइंग्स कर सकते हैं। तो ये कल्चर की डेफिनेशन है। कल्चर की अगर डेफिनेशन E.B. टेलर की टर्म्स में समझें तो दिस इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल जिसमें सब कुछ होता है। मतलब जो कुछ ऊपर हमने पढ़ा उसको आप डेफिनेशन लिखो, E.B. टेलर का नाम लिख दो। नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, कस्टम्स, एनी अदर कैपेबिलिटी मैन जो एक्वायर करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य ने जो भी चीज़ें अर्जित की हैं वो सारी चीज़ आपकी कल्चर के पार्ट हैं। और अननेसेसरी बहुत सारी डेफिनेशंस रटने की नीड नहीं है। कल्चर डेफिनेटली एक प्लेस टू दूसरे प्लेस वेरी करेगी। इसका जो डेवलपमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन अ लोकल, रीजनल या फिर नेशनल कॉन्टेक्स्ट, तभी कल्चर डेवलप हो पाती है। तो कल्चरल रीजन और रियल्म दो चीज़ें हम बात करते हैं, ठीक है। कल्चरल रीजन, ठीक है, रियल्म आप समझो एक बड़ी चीज़ है, ठीक। कल्चरल रीजन एक ऐसा पोर्शन है, रीजन रीजनल ज्योग्राफी हमने पढ़ी ना, जैसे आपको यहाँ दिखे एक नॉर्मल आपको लैंग्वेज कॉमन दिख जाए, लाइक आपको मराठा कल्चर रीजन, ठीक है। तो मराठी जहाँ बोली जाती है दैट इज़ मराठा कल्चर रीजन, जहाँ कन्नड़ा बोली जाती है कन्नड़ा कल्चर रीजन। तो दिस इज़ दैट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। रीजन की डेफिनेशन ऐसे दी है, विटलेसे की डेफिनेशन है, रीजन इज़ अ होमोजेनियस पोर्शन ऑन अर्थ सरफेस, DW विटलेसे। तो जब भी आपको ये रीजन की डेफिनेशन दी है, सबसे सिंपल डेफिनेशन है होमोजीनियस एरिया ऑन अर्थ सरफेस। तो कल्चरल रीजन क्या हुआ? ऐसा रीजन जिसके कॉमन कल्चरल एलिमेंट हो और जो डिस्टिंक्ट हो एक दूसरे रीजन से। कैसे? जब हम किसी भी रीजन की बात करते हैं, अगर हम सपोज ए पैरामीटर देखते हैं YA = YB, तो डेफिनेटली अगर मराठी यहाँ भी YA, यहाँ भी Y मतलब लैंग्वेज है, ठीक है, ए रीजन हो गया। अगर ए रीजन की लैंग्वेज भी मराठी है, B रीजन की लैंग्वेज भी मराठी है, तो फिर यहाँ आप डिफ्रेंशिएट कहाँ कर पाओगे? तो कल्चरल रीजन के लिए YA शुड नॉट बी YA शुड नॉट बी इक्वल टू YB। कुछ तो पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट कल्चरल रीजन फ्रॉम अदर रीजन्स, ये कल्चरल रीजन होता है, ठीक है, पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस है। तो कल्चरल रीजन के अंदर भी डेफिनेटली कंसिडरेबल वैरायटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ मराठी बोली जा रही है वहाँ कन्नड़ ना बोली जाए, या ऊपर की तरफ हिंदी ना बोली जाए, या कहीं और कोंकणी ना बोली जाए। कल्चरल रील्म की बात करें, रील्म है तो आप ये मान सकते हो कि बहुत सारे कल्चरल रीजन्स को मिल के कल्चरल रील्म बनता है। रील्म को हिंदी में शायद स्थान कहते होंगे। कल्चरल रील्म इज़ अ ज्योग्राफिकल रीजन वेयर कल्चरल ट्रेट्स मेंटेन होमोजेनिटी। तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर आपको होमोजेनिटी मिलेगी। जैसे इस्लामिक कल्चरल रील्म बहुत बड़े एरिया में होता है। कल्चरल ट्रेट्स जो होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट ऑफ रीजनल जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस। तो जो भी कल्चरल ट्रेट, सांस्कृतिक लक्षण जो भी आते हैं, वहाँ के नेचर, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेन रीजन है, प्लेट्यू रीजन है, डेजर्ट रीजन है, तो उनके बेस पर कल्चरल ट्रेट्स डेवलप होंगे। लाइक अगर प्लेन्स है तो वहाँ पर कल्चर एग्री बेस्ड होगी, ठीक है, पिछड़ी कल्चर होगी, वहाँ लोग कम पढ़े लिखे होंगे। बच्चों को पढ़ाना क्यों है अगर आपकी एग्रीकल्चर है तो, ठीक है। कहीं प्लेट्यू है तो वहाँ रिसोर्सेज होंगे, लोग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, इंडस्ट्रीज़ होंगी। डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर लोग घूमते रहते होंगे, माइग्रेटरी कल्चर दिखेगा आपको, ठीक है। और पोलर रीजन है तो वहाँ पर आपको हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कल्चर टाइप दिखेगा, एस्किमो कल्चर। तो कल्चरल ट्रेट्स हैं वो जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट हैं। ब्लेश और स्पेंसर कहते हैं कि अगर हम कल्चरल रील्म को पढ़ना चाहें,
ठीक है। तो उसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस ये 2 प्राणियों के नाम आपको रटाने के लिए बता दी गई है। और वैरायटी ऑफ कल्चरल इंक्लूड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कस्टम, ट्रेडिशनल वैल्यूज, डाइटरी हैबिट, ड्रेस पैटर्न। जितनी भी बार आप बात करोगे तो ये सारी चीज़ों में संस्कृति के वेरिएबल्स आते हैं, कल्चरल रिल्म्स के चर आते हैं। तो फिर हम अब बात करते हैं दुनिया के मेजर और माइनर कल्चरल रिल्म की। तो मेनली ये मैप बेस्ड लेक्चर होने वाला है आगे से। एक बार हम देख लेते हैं ऑक्सीडेंटल, इस्लामिक, इंडियन, ईस्ट इंडियन, साउथ ईस्ट एशियन, मैसो अफ्रीकन या नीग्रो अफ्रीकन रिल्म। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, ये है मेजर मैप। ऑक्सीडेंटल मतलब होता है वेस्टर्न वर्ल्ड। ऑक्सीडेंटल वर्सेस ओरिएंटल आप डिबेट पढ़ते होगे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब अब इनको आप रिलीजन से थोड़ा रिलेट करो। ऑक्सीडेंटल दिस इज रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक रिल्म इज रिलेटेड टू इस्लाम, इंडिक रिल्म दैट इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म, ईस्ट इंडियन आपका मिक्स्ड कल्चर है, ठीक है। ईस्ट इंडियन रिल्म में इसमें क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लामी भी है, हिंदू कल्चर भी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल कल्चर भी है। सॉरी, ईस्ट इंडियन कल्चर दैट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है। ये वाला जो माइनर कल्चरल रिल्म है इसमें सारे आते हैं, बुद्धिज़्म भी है, इस्लाम भी है, हिंदुइज्म भी है। और मैसो अफ्रीकन जो ट्राइबल कल्चर है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ट्रॉपिकल अफ्रीका या फिर जहाँ भी आपके मेनली ट्राइबल कल्चर्स डोमिनेट करते हैं, जैसे एस्किमो कल्चर हुआ, एबोरिजिन हुआ, अमेरिका के रेड इंडियंस हुए। तो ये सारे कल्चरल रीजन है, ये एक माइनर रिल्म है और ये आपकी 4 मेजर रिल्म है। और साथ में ये आपका जो इधर हुआ सेग्रीगेटेड रिल्म है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये सब मेनली जब आप कल्चरल रिल्म की बात करोगे तो आप 4-5 ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस याद करो, 4-5 चीज़ें उसमें से उठाओ। सबसे पहली चीज़ है रिलीजन। कल्चरल रीजन का जो मेजर क्रिटिसिज्म है, अगर आप इसका क्रिटिसिज्म लिखो तो दैट इज़ ये है कि आपने कल्चरल रिल्म को मेनली रिलीजन के मैप से रिप्लिकेट कर दिया है, ठीक है। ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न कल्चर, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिज्म, मिक्स्ड कल्चरल रीजन, और ये आपका ट्राइबल कल्चरल रीजन, एनिमिज्म या सामानिज्म। रिलीजन में हम पढ़ चुके हैं मेनली सारी चीज़ें। अगर आप हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री में सबसे पहले हिंदू धर्म दिखता है आपको, उसके बाद बुद्धिज्म दिखता है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी दिखती है, उसके बाद इस्लाम दिखता है। ये आपको दिखेगा, ये BC में चल रहा है, ये BC में चल रहा है, ये 1 AD के आसपास है, ये 700 AD के आसपास है। इसके बाद जब साइकिल घूमी तो यहाँ पर आप देखोगे कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बीच में गायब हो गए। इसके बाद क्रिश्चियनिटी किसी एरिया में इवॉल्व हुई और इस्लामिक कल्चर किसी एरिया में इवॉल्व हुआ। अब जो एरा है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, यहाँ ये रिलीजन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। और बुद्धिस्ट, चाइनीज़ कल्चर, ये आपका आगे बढ़ रहा है। हिंदू कल्चर थोड़ा थोड़ा अभी जो आपको राइट विंग एक्टिविस्ट दिखते हैं उसकी वजह से रिवाइवल पे तो दिखता है, हालांकि है नहीं। तो यहाँ पर हम मैप एक बार देख लेते हैं। जो ऑक्सीडेंटल कल्चर रिल्म है उसके 6 मेजर पार्ट हैं। तो आप इसको अगर समझना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, एंग्लो अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, और ये आपका वेस्ट यूरोपियन, मेडिटेरियन और कॉन्टिनेंटल यूरोपियन। तो ऑक्सीडेंटल कल्चर रिल्म आपका इतना बड़ा हुआ, ठीक है। ये वाला ऐसे अगर आपको मैप बनाना हो तो यू हैव टू मेक मैप लाइक दिस, यहाँ से भी लेके बना दो, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेंटल कल्चरल रिल्म हो गया, ठीक। इसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट इस्लामिक वर्ल्ड है मेनली, ठीक है। इंडियन कल्चरल रीजन, ईस्ट इंडियन, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ये वाला, इसमें आपका बुद्धिज्म यहाँ से आया, हिंदुइज्म यहाँ से आया, इस्लाम यहाँ से आया, क्रिश्चियनिटी थोड़ी बहुत हो सकती है वो यहाँ से आई होगी। ऑस्ट्रेलियन कल्चर और आपका एंग्लो इंडियन, एंग्लो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कल्चर ये सेम है। लैटिन अमेरिकन कल्चर क्रिश्चियनिटी में सबसे पिछड़ा हुआ कल्चर है। मेडिटेरियन कल्चर का इस पर इम्पैक्ट है, वेस्ट यूरोपियन कल्चर का इस पर इम्पैक्ट है। ये लोग ही यहाँ गए थे, स्पेनिश, पोर्तुगीज़ और फ्रेंच, इटालियन सॉरी, ये लोग यहाँ गए थे। तो ये मेनली आपको कल्चर दिखता है। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मेनली पूरा रशिया आता है। ये AMU का जो स्टडी मटेरियल है उसमें यहाँ दिखता है। AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ज्योग्राफी अगर आपको स्कोर करना है तो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में जाना पड़ेगा आपको। तो ये मेनली 4 मेजर कल्चरल रिल्म और 2 माइनर कल्चरल रिल्म। तो मैप हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेंटल रिल्म। जो ऑक्सीडेंटल रिल्म की बात की, पूरा वेस्टर्न कल्चर, तो ये कहाँ कहाँ है। तो ये तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ है। मैप जरूर रट लेना, इससे ज़्यादा आप कुछ बना नहीं पाओगे। ग्रेट एक्सटेंड बाई क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यूरोपियन सोसाइटी का कल्चर है, रीजनल मॉडिफिकेशन में किए गए हैं। वेरियस लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इसमें थोड़े थोड़े रीजनल मॉडिफिकेशन है। हमेशा कोई भी रीजन परफेक्ट नहीं होता है, सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पे हो सकते हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थॉट, अलग अलग पॉलिटिकल थॉट हैं, कहीं सिंगल पार्टी सिस्टम है,
कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं ऑटोक्रेसी है। इकोनॉमिक थॉट में मेनली कैपिटलिज्म है, कहीं सोशलिज्म है। सोशलिज्म इस रीजन में मिनिमम है, हालांकि विद टाइम सोशलिस्ट पॉलिसीज़ भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की हैं। इसके अलावा मिक्स्ड कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म है। कॉलोनाइजेशन, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाई थी। दैन कमर्शलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ काफ़ी अच्छा हुआ है। और लैंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इनका जो लैंड से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड विकास है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉन रिलीजियस फैक्टर्स, ठीक है, रिलीजन की तो डेफिनेटली कल्चरल रीजन पे इम्पैक्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में नॉन रिलीजियस फैक्टर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ मेनली इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पर वो रिलीजन को साइडलाइन कर दे। टाइल का, TILE का जो हमने रिलीजन में थ्योरी देखी थी, थ्योरी ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट, तो ऐसे होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, इनका कोई रिलीजन नहीं है, धीरे धीरे रिलीजन बढ़ रहा है, फिर बाद में लोग, इनका रिलीजन डिक्लाइन होता है। तो ये लोग इस फेज़ में हैं, टिले के मॉडल के थर्ड स्टेज में है, जब रिलीजन की वैल्यू ख़त्म हो रही है और तेज़ी से सेकुलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, सेकुलराइजेशन और रिलीजन पे हम बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे से लेक्चर्स देख चुके हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल यूरोप, दैट इज़ फास्ट इमर्जिंग एज अ सोसाइटी, जहाँ पर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की ऐसी तैसी कर दी गई है। तो ऑक्सीडेंटल कल्चर एक बड़ा एरिया है, 6 सब रीजन्स में इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो पहला सब रीज़न है वेस्ट यूरोपियन, मैप में हम देख चुके हैं, अगर आपको देखना है तो एक बार फिर से देख लो। दिस एरिया, ये वाला दिख रहा है, ये वेस्ट यूरोपियन, ठीक है, ये वाला रीजन, ये मेनली दिस रीजन, दिस इज़ वेस्ट यूरोपियन रीजन, ठीक है। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रीजन में आपका ये दिखता है, हालांकि ये पूरा कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रीजन ये पूरा है, ठीक है, सो दिस पूरा पार्ट, ठीक, ये कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रीजन। देन मेडिटेरियन यूरोप, ये मेडिटेरियन यहाँ दिख रहा है। एंग्लो अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन, ये और ये लगभग सिमिलर हैं, आप जानते भी हो ना, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल देखते हो, ये सब चीज़ें आपको दिखती है। देन जो इसीलिए 4 और 5 सेम है, और साथ में लैटिन अमेरिकन, ये आपका इस क्रिश्चियनिटी के रीजन में ओनली रीजन जो अंडर डेवलप्ड है वो है। यही वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे आप आंसर लिखोगे, जो पैरामीटर्स हम इन सारे रीजन्स में डिस्कस कर लेंगे। वेस्ट यूरोपियन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड है और अर्बन कल्चर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेस्ट डेवलप्ड है। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कल्चर, डिफरेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट, जैसे कि आप जानते हो रशिया, USA और रशिया कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की पूरी फाइट है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है, इकोनॉमिक सिस्टम भी अलग है। जो रशिया वाला है वो आपका रोस्टोव ग्रोथ मॉडल को नहीं फॉलो करता है, अनइवन डेवलपमेंट मॉडल। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि कोई पढ़ाते ही नहीं है, वहाँ हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ मॉडल और अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ मॉडल कैसे काम करते हैं। क्रिश्चियनिटी हालांकि यहाँ अभी भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर है। सो आगे देखते हैं मेडिटेरेनियन यूरोप, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और फ़ोन नंबर है जो आपको दिख रहे हैं, तो आप इन पे ज्वाइन कर सकते हो, सारे कंटेंट मोस्टली मिल जाएंगे आपको। ये है साइन GEOL इज़ फॉर जियोलॉजी। मेडिटेरेनियन रीजन, डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो है ट्रेडिशनल सिस्टम डीप रूटेड है। तो आपको ये दिखेगा कि जहाँ ये लोग गए वहाँ भी उनकी जो सोसाइटीज़ हैं ट्रेडिशनल हैं, चाहे वो चर्च दिखते हों, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या कुछ भी हो, सब ट्रेडिशनल टाइप के हैं। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लिमिटेड है। स्पेन, इटली और पुर्तगाल, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। एंग्लो अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन रील्म, ये आपके 4 और 5 में क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ऑफ स्प्रिंग है वेस्ट यूरोपियन कल्चर का। तो वेस्ट पहली जो है ये वाली जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ये वाली वेस्ट यूरोपियन कल्चर, और ये 4 और 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप 1 के बाद सीधे 4 और 5 2 3 में लिख सकते हो, ठीक है। 1 वेस्ट यूरोपियन, देन नंबर 2 एंड नंबर 3 ये वाली लिख दो, देन नंबर 4 नंबर 5 में आगे लिखो। और यहाँ पर माइग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट यूरोप, मेनली ये क्यों है माइग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट यूरोप, अगर आप यहाँ का जो क्लाइमेट देखो तो यू विल कम टू नो कि जो ये वाला टेम्परेट रीजन का क्लाइमेट है वही रीजन का क्लाइमेट ये है और वही रीजन का क्लाइमेट ये है। तो बड़ा रीज़न होता है क्लाइमेट सेम होना, ठीक। तो इस वजह से वेस्ट यूरोप के जो माइग्रेंट्स हैं वो आ गए। देन इसके बाद लैटिन अमेरिकन कल्चर, लैटिन अमेरिका, लैटिन लैंग्वेज जो मेडिटेरियन रीजन है उनको लैटिन कंट्रीज़ बोलते हैं, तो उनके बेस पर इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ऊपर वाले USA वाले, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। जो एंग्लो मतलब इंग्लिश, इंग्लैंड, लैटिन मतलब जो मेडिटेरियन रीजन वाले, ये तो ये लैटिन अमेरिका, ये एंग्लो अमेरिका, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये मेडिटेरियन कल्चर के ही सिमिलर है, जैसे वहाँ की कल्चर वहीं के लोग यहाँ माइग्रेट होकर आए हैं, उन्हीं की तरह लोग यहाँ रहते हैं। तो इट इज़ ओनली रीज़न, ये आपको याद रखना है, ओरिएंटल कल्चर में ये ओनली ऐसा इकलौता रीज़न है जो ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है और अंडर डेवलप्ड है, ये चीज़ याद रखना। तो जैसे कि हटिंगटन, एल्सवर्थ हटिंगटन
ये कहते हैं कि अपनी बुक पल्सेस ऑफ एशिया में कहते हैं, या फिर और भी कई जगह इन्होंने लिखा है कि क्लाइमेट का डेवलपमेंट पे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के फादर इनको कहा जाता है। तो ये बताते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन है तो अंडर डेवलप्ड ही होगा। अब देखो रियली है भी। माजिद हुसैन साहब अपनी बुक में कहते हैं कि जो भी गर्म एरिया है वहाँ के लोग थोड़ा सा दिमाग से पैदल टाइप होते हैं, और सच में होते हैं दिमाग में। कैसे आप इम्प्रूवमेंट करोगे, दिन में तो आपको सोना होता है सुअर की तरह, मतलब आपको, हमको, सबको। कन्वर्जन ऑफ ट्राइबल्स इन क्रिश्चियनिटी, मतलब यहाँ पर प्रोसेलिटाइजेशन की एक्टिविटीज़ हुई हैं। रिलीजन का लेक्चर आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर आई बटन में यहाँ कहीं होता है ना, ऊपर आई बटन यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, उसका लिंक। कॉलोनियल लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश हुई, पोर्तुगीज़ हुई, ये स्टेट लैंग्वेज बन गई यहाँ पर। और रीजनल आर्किटेक्चर भी आपको यहाँ पर दिखता है। तो ये लैटिन अमेरिकन कल्चर है। इसके बाद इस्लामिक रिल्म लिखते हैं। तो इस्लामिक रिल्म, या फिर इसको ब्रिटिश लोग मिडिल ईस्ट रिल्म कहते हैं, और जर्मन लोग ओरिएंटल या प्राच्य संस्कृति कहते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो ये एक वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया है। मोरक्को इन द वेस्ट टू पाकिस्तान इन ईस्ट यहाँ तक दिखता है, ठीक है। यहाँ जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ इनहॉस्पिटेबल, दुर्गम वातावरण है, इस वजह से पॉपुलेशन स्पार्स है, विरल रूप से वितरित है। यहाँ पर जो कोस्ट हैं, रिवर बेसिन, ओएसिस, ये सब चीज़ें हैं, इनके आसपास यही वो एरियाज़ हैं जहाँ कल्चर डेवलप हुई है। दीज आर क्रेडल्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन इन दिस रिल्म। इस्लामिक कल्चर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बिलीव्स। अब आपको अगर इसका ओरिजिनल कंटेंट पढ़ो, वहाँ लिखा ऑर्थोडॉक्स कल्चर। एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। ट्रेडिशनल बिलीफ के ऊपर है यहाँ पर। अब आप जो बाकी चीज़ें और पैरामीटर से लिंक कर सकते हो इनफैक्ट सबको, कि जैसे वुमेन की जो HDI है, या फिर आप एजुकेशन है, वुमेन की एजुकेशन कम है, ठीक है। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस्लामिक कल्चर रीजन में पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। क्यों है? ये ऑयल कल्चर है, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऑयल कल्चर के बेस पे क्वेश्चन पूछ ले तो भी यही, लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन स्टिल इट इज़ वेरी लो। अगर किसी कल्चरल रिल्म पर रिलीजन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है तो दैट इज़ दिस वन। देन इसके बाद इंडी कल्चरल रिल्म, या फिर इंडो गंगेटिक अर्थ, सेम ही चीज़ है। कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ की कल्चर है। बेकर, एडवर्ड बेकर, जो मेनली हिस्टोरियन है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने इनकी कुछ बुक्स के नाम भी देखे होंगे। तो बेकर कहते हैं सब कॉन्टिनेंटल कल्चर। क्यों है सब कॉन्टिनेंटल कल्चर? क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट में, ये आपका पूरा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर आपका हिमालयाज़ है, ये वाला पार्ट यहाँ हिमालयाज़ है। तो ये हिमालय इसको बिल्कुल वेल डिफाइन करता है, सेपरेट करता है। ऊपर हिमालयाज़ है और नीचे इंडियन ओशियन है, और हिंदू कुश माउंटेन यहाँ है। ये हिंदू कुश है, ये हिमालयाज़ है, यहाँ इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे कॉन्टिनेंट के अंदर कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जो डी स्टाम्प है, स्टाम्प का पेपर 2 में स्टाम्प का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, एग्जाम में कई बार पूछता भी है। स्टाम्प ने इसे पैडी कल्चर या धान कल्चर कहा है। तो ये वेल डिफाइंड रीज़न भी है, बाकी इतने वेल डिफाइंड नहीं है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो है जॉइंट फैमिली, विलेज कम्युनिटी। विलेजेस हैं यहाँ पर, 70% पॉपुलेशन इंडिया की अभी भी विलेज में रहती है। कास्ट सिस्टम यहाँ पर इतना डोमिनेटेड है कि ना सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुस्लिम्स में, क्रिश्चियनिटी में, जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म में, लगभग हर रिलीजन में कास्ट सिस्टम मिलता है। कुछ रिलीजन्स में तो मैंने भी देखे हैं, बट बुक के अकॉर्डिंग हर रिलीजन में आई डोंट नो कैसे हैं। लगभग हर रिलीजन में जनरल, OBC, SC, ST चारों कैटेगराइजेशन दिखते हैं। क्रिश्चियनिटी में काफ़ी SC, STs दिखते हैं, मुस्लिम्स में काफ़ी OBCs हैं, जैनिज़्म आई थिंक ST हैं, बुद्धिज़्म में आई थिंक सारे चारों चतुर्वर्ण सिस्टम चलता है। और जो आज का चतुर्वर्ण सिस्टम है, और ये चतुर्वर्ण सिस्टम जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये जनरल, OBC, SC, ST, ये अलग चीज़ें हैं। ये आपका ट्रेडिशनल रिलीजियस क्लासिफिकेशन है, पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कभी मत समझना ऐसे कि ये दोनों कहीं से कहीं तक रिलेटेड है, ठीक। तो कास्ट सिस्टम है। सेमी फ्यूडल लैंड रिलेशन है। फ्यूडल क्या होते हैं? एक बड़ा राजा है, उसके छोटे छोटे चमचे हैं, इन सबको उसने ज़मीनें दे दी कि आप खेती कराओ, टैक्स लो और हमें दो। तो ये फ्यूडल हैं। तो ये इनका प्रोटेक्शन करता था, ये इनको पैसे देते। तो ये फ्यूडल रिलेशन होती थी, सामंती, ठीक है। सेमी फ्यूडल लैंड रिलेशनशिप अब भी दिखती है। सब्सिडेंस एग्रीकल्चर मतलब निर्वाह खेती, ठीक है। बस इतना ही पैदा करते हैं लोग कि खा लें, अपनी जीवन यापन कर लें। पैडी फार्मिंग है ये, जैसे कि स्टाम्प ने कहा। सीजनल क्लाइमेट चेंज होता है, मानसून कल्चर आपको दिखता है पूरे एरिया में एक साथ, एक तरह के चेंजेस आपको दिखते हैं 10-15 दिन के गैप पर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ दिखती हैं, फिर भी वैदिक कल्चरल वैल्यूज़ की काफ़ी इम्पैक्ट है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कास्ट सिस्टम में ही है, कोई भी रिलीजन हो कास्ट सिस्टम अडॉप्ट कर ली गई है इस रीजन में।
ईस्ट एशियन कल्चर ये क्या है कि मेनली बुद्धिस्ट कल्चर है, रीजनल मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत है। ट्रू बुद्धिज्म चाइना में नहीं दिखता है, इनफैक्ट चाइना में ऐसे लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानने वाले कम हैं, नॉन रिलीजियस या फिर कन्फ्यूजियस वो मानने वाले ज़्यादा हैं। तो अगर आप रिलीजन के मैप में देखो तो चाइना अब बुद्धिस्ट नहीं है मेनली, ठीक है, चाइना को आप बुद्धिस्ट नहीं कह सकते हो। ट्रू बुद्धिज्म कल्चर आपका साउथ कोरिया और जापान में वास्तविक रूप से दिखता है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन है ही इस रीजन में, आप देखते हो चाइनीज़ एरिया, और ये हॉस्टाइल होते जा रहे हैं ये लोग इसमें से। लाइक साउथ कोरिया इज़ फाइन, नॉर्थ कोरिया हुआ और आपका चाइना हुआ, ये विद टाइम हॉस्टाइल होते जा रहे हैं टुवर्ड्स होल वर्ल्ड। आई डोंट नो कि कोरोना वायरस कैसे इनकी कल्चर को सेव कर रहा है। कल्चर ऑफ मेनलैंड चाइना, इन्होंने मॉडिफाइड बुद्ध सिस्टम अपनाया है, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर भी बुद्धिस्ट हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। साउथ ईस्ट एशियन कल्चरल रीजन की अगर हम बात करें तो ये माइनर रीजन है, तो डिफरेंट कल्चर यहाँ पर इंटरमिंगल हुए हैं, मिक्सचर हुआ है उनका। बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुज़्म भी दिखता है, ठीक है। यहाँ हिंदुज़्म भी लिख लो यार, ये क्या है जो वामपंथी लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिखते हैं वहाँ हिंदुज़्म को बिल्कुल खा जाते हैं यार। वियतनाम में ये सारे अंकोर वाट ये सब टेम्पल्स नहीं है, रामायण और ये सारी चीज़ चलती हैं, तो आप यहाँ लिखो सारे रिलीजन। बुद्धिज़्म दिखता है म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में। फिलीपींस में क्रिश्चियनिटी दिखती है। इंडी कल्चर, अच्छा यहाँ है, ये देख लो बीच में कहीं छुपा दिया, इंडी कल्चर, ये 4 पॉइंट हैं। इंडी कल्चर इंडोनेशिया में है। इस्लामिक इन्फ्लुएंस मलेशिया और इंडोनेशिया में दिखता है, और कोई अदर रीजन में ऐसी चारों रिलीजन एक साथ नहीं मिक्स हुए हैं। देन मेसो अफ्रीकन रीजन कल्चर या फिर निग्रो कल्चर भी कहते हैं इसको। यहाँ पर मेनली ट्रॉपिकल अफ्रीका आता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट मेनली आता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट यूरोपियन कल्चर से मिलता जुलता है। मार्जिनलाइज्ड कल्चर का है टोयम्बी ने इसको। वाइडली स्कैटर्ड कल्चर रील में मतलब यहाँ भी है, और आप यहाँ ऊपर देखो तो आपको ये ग्लोब के इस वाले पार्ट में भी दिखता है, इस वाले पार्ट में दिखता है, इस वाले पार्ट में दिखता है, यहाँ ह्यूवाई आइलैंड में सब जगह दिखता है। मार्जिनलाइज्ड और रिलेटिवली आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ आपको दिखती हैं यहाँ पर। अमेरिकन रेड इंडियन, लैटिन अमेरिकन ट्राइब, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, एस्किमो, मतलब जहाँ भी एनिमिज्म और शामनिज्म जहाँ जहाँ दिखते हैं वहाँ पर मेसो अफ्रीकन कल्चर आपको दिखता है। सो आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में शायद सक्सेसफुल हो जाओ। मेजर कल्चर रील्म की बात कर ली है हमने, लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशन कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। पेपर 2 में थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट देखेंगे यहाँ पर, कल्चर रीजन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की कल्चर रीजन, ऑक्सीडेंटल, इंडो गैंगेटिक अर्थ, और इसके बाद कल्चर रीजन मोस्ट सूटेड। तो ये 2 क्वेश्चन अप्लाइड है, इनको अभी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो। जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखते हैं उनको लिखने की कोशिश करो, फिर इसमें हम बाद में वापस से आएंगे। तो इसके बाद जो इस लेक्चर में बचा है, अर्थ की डेफिनेशन मैंने बता दी, ओरिजिन, एरिया ऑफ कल्चर। इसके बाद कल्चरल ज्योग्राफी, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या होती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, टॉलमी और स्ट्रैबो। इसके बाद कार्लो सौर ने क्या कहा, रिचर्ड हार्टसोन ने, और न्यू कल्चरल ज्योग्राफी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कल्चरल ज्योग्राफी तो दैट इज़ फाइन, बट व्हाट इज़ न्यू कल्चरल ज्योग्राफी। जैसे कि हमने देखा कि न्यू से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर मैं सर्च करूँ न्यू, तो सॉरी, जैसे नियो आर्कटिक जू जियोग्राफिक रीजन, तो ये नियो वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म पूछ लिया, ठीक, नियो एनवायरमेंटलिज्म पूछ लिया, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि नियो कल्चरल रीजन या नियो बिहेवियरलिज्म ना पूछे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगे तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। बिलीव मी कि जो असाइनमेंट वाला पार्ट है दैट इज़ मोस्ट ऑसम पार्ट। आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स लिख के सबमिट करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे और बी सेफ। कोरोना वायरस इज़ डेडली।